को समझाने वाला हूं। उससे पहले भैया मेरी आवाज आ रही है? यस नो हो जाए, तहलका मच जाए। यस नो, मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन में सब दिखाई दे रहा है? शुड आई स्टार्ट? चलो यस नो। ओके 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 ओके। चलो बढ़िया, रिसीव्ड यस, ये ओके, चलो बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट फाइन, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अभी हमारे पास एग्जाम्पल है डिसीजन ट्री रिग्रेशन। अगर आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा ना, तो फिर रिग्रेशन समझने में आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। और अगर क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आया होगा ना, तो फिर दिक्कत होगी। दिस इज अ फंडामेंटल फैक्ट स्टेटमेंट जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि बस थोड़े बहुत चेंजेस है, बाकी नेचर तो सेम ही है। हमने कल क्या देखा था? एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन, उसके बेसिस पे हम ये कर रहे थे कि अच्छा, अब मेरे पास दो फीचर, उसमें से किसको भैया मैं चूज करूं टू अभी स्प्लिट फर्दर, फिर उसके बाद आगे हमारे पास और फीचर्स होंगे, फिर उसमें से किसे स्प्लिट किया जाए, तो हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर रहे थे कि हाँ, इस फीचर के ऊपर सिलेक्ट करो, किसके बेसिस पे? जो आपका लेवल बाय लेवल जैसे हम नीचे जा रहे थे, यानी स्प्लिट करते जा रहे थे, जैसे जैसे लेवल बाय लेवल नीचे जा रहे थे, तो हम उस रिस्पेक्टिव फीचर को चुन रहे थे जो कि पर लेवल के हिसाब से सबसे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन गेन दे रहा था, या दूसरी तरफ से कहूं तो इंप्योरिटी रिड्यूस कर रहा था, या फिर एंट्रोपी रिड्यूस कर रहा था। यह सिंपल सा फंडामेंटल चीज अपन ने कल देखा। क्योंकि अपना मोटिव क्या होता है पता है क्या? अगर मैं सच बताऊं, ये आपको शायद इंटरव्यू में भी पूछ ले, तो मैं चलो अभी दिमाग में आ गया तो आपको आपके साथ शेयर कर देता हूं। फंडामेंटल अपना डिसीजन ट्री का मोटिव ये होता है, वी डोंट वॉन्ट अ लेंदी डिसीजन ट्री, वी रियली डोंट वॉन्ट अ लेंदी डिसीजन ट्री। हमें जल्द से जल्द रूट नोड से लीफ नोड तक पहुंचना होता है विद द मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स। जो हमारे डिसीजन ट्री में लेवल्स होते हैं ना, विद द मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स हमें रूट से लीफ नोड तक पहुंचना होता है, मिनिमम नंबर। अब अगर आपको ये मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स में पहुंचना है, तो आपको हर लेवल में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक लेवल ऑफ एंट्रोपी रिडक्शन चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन गेन चाहिए, तभी जाके आप पहुंचोगे। नहीं तो अगर आप पर लेवल इतु इतु सा एंट्रोपी रिड्यूस कर रहे हो, तो आपकी ट्री बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ कंक्लूजन है जो कि आपको एन वक्त जब आपको सवाल पूछा जाए, तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए निकालने आने चाहिए। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब ये भैया डिसीजन ट्री रिग्रेशन वाला फंडा है। इसमें क्या किया जाए? इसमें भी ट्री बिल्ड करेंगे। इसमें भी अपन ये सोचेंगे कि भैया अच्छा ठीक है, मेरे पास अगर सैंपल्स हैं या फिर फीचर्स हैं, तो इसमें से किस फीचर को भैया पहले चुना जाए स्प्लिट करने के लिए, किसको बाद में। जैसे कल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग और अपन ने देखा था भैया गाइड का, यहाँ पे एग्जाम और सिटी है, यहाँ पे भैया 3 एग्जाम कंडक्ट की जा रही है, 3 अलग अलग सिटीज में, जिनको E1 E2 E3 और C1 C2 C3 के थ्रू डिनोट किया है। और ये भैया उन रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में स्टूडेंट का जो एक एक स्टूडेंट पकड़ लिया, उसके मार्क्स यहाँ पे बताया। तो मार्क्स आर 30 50 10 60 40 एंड 50, समवॉट लाइक दिस। ये आपके सामने डेटा है। अब मैं अगर आपको एज अ टेस्ट टप्पल या एज अ टेस्ट सैंपल देता हूं, एज अ टेस्ट सैंपल अगर मैं आपको देता हूं कि लेट्स कंसिडर दिस वे, मैंने एग्जाम 2 मैंने दी शहर C2 के अंदर, एग्जाम 2 दी शहर C2 के अंदर, तो व्हाट्स गोइंग टू बी माय मार्क्स? आप बात समझ पा रहे हैं, इंटेंशन भावना समझ पा रहे हैं मेरी, कि अगर मैं इनपुट एग्जाम और सिटी देता हूं, तो मुझे मेरा मॉडल ये बता पाएगा कि मेरे कितने मार्क्स आए होंगे, दैट इज वो प्रिडिक्शन दे रहा है। यानी यहां पे आपका कैटेगोरिकल डेटा नहीं है, यहां पे डेटा जो है वो कुछ अलग है। यहां पे कैटेगरीज दिख रही है डेटा में? नहीं, ये कुछ अलग है, ये कंटिन्यूअस डेटा है, बराबर है। और हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, इसको अगर ट्री बिल्ड करना है, इसमें कौन कौन सी बुनियादी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए? देखिए जी, इसमें बुनियादी चीजें जो है वो वेरिएंस वेरिएंस रिडक्शन की हम बात करते हैं। जैसे वहां पे एंट्रोपी था, एंट्रोपी रिडक्शन था, यहाँ पे वेरिएंस है, वेरिएंस का रिडक्शन है, उसकी बात करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तो भैया वाई बार लगेगा। वाई बार मतलब क्या? सिंपली हमारा इस डेटा का मीन। तो वो कुछ तो निकल के आता है, अगर आप टोटल मारोगे, पहले 50 आ गया था गलती से, लेकिन यहाँ पे जब मैंने टोटल मारा ढंग से, तो इट इज अबाउट कमिंग टू बी 240। 240 डिवाइडेड बाय 6, तो वहां पे 40 आ गया, ठीक है। तो वाई बार तो आपका यहाँ पे 40 आ गया। एग्जाम जो है, एग्जाम अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से, अगर मैं डेटा को लाइक सेपरेट आउट करता हूँ, ये दूसरा स्टेप है। हम क्या करते हैं, E1 E2 E3, इनमें कितने सैंपल है? देखो, E1 के 2 सैंपल है, E2 के 2 सैंपल है, E3 के 3 सैंपल है। और ये आंकड़ा क्या है भैया? ये उसका इंडिविजुअल मीन, यानी कि E1 का मीन कितना है? देखो, 30 + 50 80, 80 डिवाइड बाई 2 40, बराबर है। उसी तरीके से 35 45, ये सभी सिटी के रिस्पेक्टिव में और हर एक एग्जाम के रिस्पेक्टिव में मैंने उनका काउंट और उनका रिस्पेक्टिव जो मीन है वो निकाल के रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये आगे अपने को इस्तेमाल में आने वाला है। सो इट्स बेटर कि अपन यहां पे कंप्यूट करके उसे रख ले। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सबसे पहला प्रश्न यही है कि किस रिस्पेक्टिव एग्जाम को या सिटी को किसे चुना जाए टू बी आवर फर्स्ट सैंपल फॉर स्प्लिटिंग। देखो, क्योंकि फंडा क्या चल रहा है, देखो मैं आपको एक बता देता हूं किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, और उसके बाद आपको बहुत बेहतर वे में जो है वो चीजें समझ में आने लग जाएंगे। लेट्स से, जैसे मैंने कल यहां पे डेटा बनाया था ना, यहां लेट्स से प्लस है, प्लस, अरे यार ये कहीं भी बन जाता है, जस्ट एक शॉर्ट में समझ लो मैं कहने का क्या प्रयत्न कर रहा हूं। ये पता नहीं, ये होल्ड कर लेता है, पता है? हाँ,
जस्ट समझ लो ये मेरे डेटा पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लॉट पे कुछ इस तरीके से प्लॉटेड है। ये सभी डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहां मैं प्रयत्न क्या कर रहा हूं, मैं अपना स्प्लिट मार रहा हूं, जैसे कि हमने कल भी मारा था स्प्लिट, मैं इसको स्प्लिट मार रहा हूं। ओके, यहां पे लेट से स्प्लिट मार रहा हूं, यहां पे लेट से स्प्लिट मार रहा हूं, तो लेट से ये मेरा स्प्लिट जनरेट हो गए। तो अब नाउ दीज आर नथिंग बट यू कैन से भैया चलो ये लीव तक अपन पहुंच चुके हैं। अब आगे आपका सवाल उठता है कि अगर मेरे को कोई टपल दिया हो, उस टपल के अंदर अगर इनपुट में अगर यहां पे फीड करूं, जैसे कि मेरा डिसीजन ट्री अभी मैं बनाने वाला हूं, तो उस हिसाब से अगर मैं फीड करूं तो मेरा एक्चुअल में रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन में तो हम बोलते थे एक तो 1 या 0 कुछ इस तरीके से हमारा कल आउटपुट आया था। इसमें क्या होगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, मीन लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, मीन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्प्लिट के अंदर ये जो सेक्शन अभी तैयार हुआ है इसका भैया वैल्यू क्या होगा। जैसे पहले हम लोग बोलते थे कि डोमिनेटेड बाय अ क्लास 1 और 0, तो हम उसको 1 या 0 बाय द मेजर क्लास डोमिनेंस हम उसको लेबल दे देते थे। लेकिन यहां क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट द मीन, इट इज नथिंग बट द मीन ऑफ दिस एवरेज। ये हम लोग डायग्राम में भी देखने वाले, डोंट वरी। ये देखो यहां पे भी भैया इसका एवरेज, ये भी भैया इसका एवरेज, इसका एवरेज। तो बेसिकली ये सेक्शन जो है इन वैल्यूज के एवरेज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये चीज आपको समझनी, लेकिन सबसे फंडामेंटल और बुनियादी सवाल यही आता है आखिरकार कि कौन सा एग्जाम या सिटी किस रिस्पेक्टिव लाइक जो फीचर है उसके बेसिस पे पहले स्प्लिटिंग होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वेरिएंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले रूट का वेरिएंस। रूट वेरिएंस मतलब क्या जी, रूट वेरिएंस मतलब कंसिडरिंग ऑल द डेटा इन योर डेटा सेट, कंसिडरिंग ऑल द डेटा इनटू योर डेटा सेट, बराबर है। तो उसको बोलते हैं भैया इनिशियल लेवल पे। हमने देखा था ना कल, इनिशियल लेवल पे भैया 16 बच्चे पास हुए थे, 14 बच्चे फेल हुए थे। तो उस इनिशियल लेवल पे उस नोड का क्या रिस्पेक्टिवली आपका एंट्रोपी था। तो वैसे हमारे इनिशियल लेवल पे पेरेंट का वेरिएंस क्या है। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल का वेरिएंस फाइंड करेंगे बेस्ड अपॉन एग्जाम स्प्लिट है या बेस्ड अपॉन सिटी स्प्लिट है, तो हम भैया नेक्स्ट लेवल का वेरिएंस फाइंड करेंगे। और दोनों के बीच में वेरिएंस रिडक्शन जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने एंट्रोपी रिडक्शन कैलकुलेट किया था, यहां पे वेरिएंस रिडक्शन फॉर्मूला आपके सामने ही हम पहले भी देख चुके हैं, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार, ये बार है, y माइनस वाई बार, यानी कि आपका ये रिस्पेक्टिव y बार 40 की बात कर रहा हूं। और y क्या होगा जी आपका 30। तो हम कैसे करेंगे, 30 माइनस 40 स्क्वायर, 50 माइनस 40 स्क्वायर, 10 माइनस 40 स्क्वायर, 60 माइनस 40 स्क्वायर, 40 माइनस 40 स्क्वायर, 50 माइनस 40 स्क्वायर। देखो यही किया है, और उन सबका समेशन कर देना डिवाइड बाय n, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ सैंपल 6। तो ये देखो वही मैंने आपके सामने डिटेल कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, और ये देखो भैया कुछ इस तरीके से आपका फाइनल जो आंसर है वो आ जाता है कि जो भी शुरुआत में भैया इतना वेरिएंस है, शुरुआत में क्या है भैया, बहुत ज्यादा वेरिएंस है ना, मतलब डेटा जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा यार, मतलब इतना नजदीक नहीं, दूर दूर है। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर मेरे पास 2 5 6 1 1 1, अगर मेरे पास ये इन टोटलिटी डेटा है, तो अगर आप इसको कुछ ऐसा देखेंगे तो ये 2 5 6 जो है ये हाई वेरिएंस डेटा है। लेकिन अगर ये 1 1 1 देखेंगे, ये वाला पार्ट जो देखेंगे ये लो वेरिएंस है। मतलब इसमें इतनी वैरायटी नहीं है, इतना इतना बढ़िया दूरियां नहीं है, इसमें दूरियां हैं। ये बेसिक सा जो फंडा है वो आपको यहाँ पे समझना है। ये वाला फंडा हो गया, ये कैलकुलेशन कर लिया। ये किसका हुआ, ये किसका हुआ, आपके रूट लेवल का, इनिशियल लेवल का। अब आती है बारी कि मैं किस बेसिस पे स्प्लिट करूं। जैसे हमने कल देखा था, क्या मैं 5 मिनट्स इंजीनियरिंग के बेसिस पे स्प्लिट करूं या गाइड के बेसिस पे स्प्लिट करूं। यहां पे हम बोल रहे हैं क्या, पहले तो देखते हैं एग्जाम के लिए कितना मेरा एंट्रोपी आता है ना, हर एक के लिए, E1 के लिए, E2 के लिए, E3 के लिए। फिर उनका क्यूमुलेटिव जो वेरिएंस है वो फाइंड करेंगे, और फिर फाइनली वेरिएंस रिडक्शन जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखो E1 के लिए हमारे पास पैरामीटर क्या है, काउंट इज 2 एंड उसका मीन इज 40। E2 के लिए भी काउंट इज 2, मीन इज 35, काउंट इज 2 एंड मीन इज 45, ठीक है। अब यहां वेरिएंस ऑफ E1 कैलकुलेट करता हूं, कैसा आएगा, n विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि E1 में कितने भैया आपके, देखो अभी मैंने बताया था E1 में 2 ही है, E1 में ओनली 2 आर देयर। तो मैं क्या करूंगा, E1 में कौन कौन सा सैंपल है भैया, 2 तो आपने बोल दिया, लेकिन कौन सा है, ये 30 एंड 50 वाला। तो मैं क्या करूंगा, 30 माइनस इट्स मीन, 50 माइनस इट्स मीन, और उसका स्क्वायर और उसका सम। जैसा ऊपर किया था वही सेम फॉर्मूला मैं E1 E2 E3 सबके लिए अप्लाई करूंगा। देखो आपके सामने आंकड़े हैं, कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आंकड़े देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, 30 माइनस 40 इट्स गोइंग टू कम अबाउट 10, एंड 10 का स्क्वायर 100, इसका भी 10, 10 का स्क्वायर 100। देखो भैया अगर कैलकुलेशन में कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। लेकिन मेन भावनाएं समझो, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या प्रयत्न है मेरा, वो समझिए कि एक्चुअल में सिस्टमैटिक आपका स्टेप्स क्या होने चाहिए टू गो थ्रू दैट रिस्पेक्टिव डिसीजन ट्री रिग्रेशन, ठीक है। तो 200/2 किया, वापस से मेरा 100, तो यानी कि मेरा E1 के अंदर वेरिएंस इतना है। अब सिमिलर वे में मैं E2 के लिए भी फाइंड करता हूं, ये वही फंडे लगाता हूं, उसमें 2 है और मीन उसका 35 है, काउंट इज 2, तो यहां पे काउंट इज 2 यानी कि n लगा दिया 2, और यहां पे 35 उसका मीन है। और उसमें कौन कौन सा सैंपल है, E2 में कौन कौन सा सैंपल है, देखो आपको दिखाता हूं। E2 में भैया 10 एंड 60 है, तो मैं क्या करूंगा, 10 माइनस 35, 60 माइनस 35, वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर किया, समेशन लिया, और फाइनली 625, 625। तो इट इज एज गुड एज, भैया दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहे हो तो इट्स एज गुड एज कि डायरेक्टली 625 लिख दो। सिमिलर केस में यहां पे भी E3 के लिए भी 2 सैंपल्स है,
दो अलग अलग है भैया, उसका मीन 45 है, सैंपल्स है 40 एंड 50, तो 40 माइनस 45 स्क्वायर, 50 माइनस 45 स्क्वायर, ये ले लिया। इसका भैया डिफरेंस कितना आता है 5, इसका डिफरेंस कितना आता है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 एंड डिवाइड बाय 2, तो भैया वही 25 आ जाएगा। अब ये तो क्या हो गया भैया हमारा सिंपली तीनों का वेरियंस, लेकिन अभी क्यूमुलेटिव वेरियंस निकालना बाकी है। मैंने कल जैसे निकाला था, टोटल सैंपल है 6, उसमें से दो सैंपल E1 के, दो सैंपल E2 के, दो सैंपल E3 के, तो 2/6 2/6 2/6 दैट इज नथिंग बट 1/3 1/3 1/3, अगर सिंप्लीफिकेशन करके देखे तो। और फिर भैया E1 का एंट्रोपी नहीं बोल रहा, वेरिएंस कितना है 100, इसका वेरिएंस कितना है 625, इसका वेरिएंस कितना है 25। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंकड़े आपके सामने आएंगे, ऐड करेंगे तो यू विल गेट दिस आंकड़ा ऑफ वेरिएंस ऑफ रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट लेवल। यानी कि अगर आप एग्जाम चुनते हैं, लेट्स से मेरा रूट लेवल था, उसमें मैंने क्या किया, लाइक स्प्लिट किया अपने ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम, तो फिर ये जो अगला लेवल है इसमें मेरा कितना एंट्रोपी है 249.99। लेकिन अपने को क्या जानना है, ये दो लेवल्स में बिफोर एंड आफ्टर स्प्लिटिंग वाले लेवल में यहां पे कितना वेरिएंस मेरा रिड्यूस हुआ है। तो वो कैसे करोगे, आपका पेरेंट पे भैया इनिशियली हमने जो वेरिएंस कैलकुलेट किया था दैट इज 316, अभी जो कैलकुलेट किया है आफ्टर द स्प्लिट वो 249 है, 0.99 समथिंग। तो ये भी रेफर किया कीजिए, बिकॉज अभी तो ठीक है बड़ा सा वेरिएंस आ रहा है, लेकिन कई बार छोटे छोटे वेरिएंस भी आते हैं, तो कई बार वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू फॉर 3 डेसिमल एज वेल, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो छोटा सा छोटा जो डिफरेंस होता है वो भी आपके कई बार काम आ जाता है, या फिर आंसर को सही या गलत कर देता है। 66.67 जो है भैया आपका क्या आ गया, वेरियस रिडक्शन। मतलब यहां से अगर आप रूट से एग्जाम को सिलेक्ट करते हो, तो अगले लेवल पे जाने के बाद, स्प्लिट परफॉर्म करने के बाद 66.67, ये जो आपका मैग्नीट्यूड का वेरियंस है ये आपका कम हो जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, जैसे कि सबसे ज्यादा अपने को इंफॉर्मेशन गेन, यानी कि सबसे ज्यादा आपने क्या चाहिए था कि अपना एंट्रोपी रिड्यूस हो, उसी को रिस्पेक्टिवली सिलेक्ट करके फीचर स्प्लिटिंग के लिए यूज करना है, बराबर है। इसी तरीके से तो अब तो ये पहला ही हुआ है, अभी सिटी पे भी आता है ना भाई, ये तो पहला ही हुआ है, अभी तो सिटी पे भी आना है। सिटी में भी मेरे देखो C1 में 2 है, C3 में 2 है, ये काउंट तो 2 ही है, और उनका मीन भी मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, वो यहां रेफरेंस के लिए ले लिया। अब वही सेम फंडा मैं वेरिएंस फॉर C1 कैलकुलेट करता हूं, वेरिएंस फॉर C2 कैलकुलेट करता हूं, वेरिएंस फॉर C3 कैलकुलेट करता हूं, सेम उसी पैटर्न में जैसे मैंने एग्जाम के लिए किया, उसी पैटर्न में ये मेरे आंसर जनरेट होते हैं। 225 यहां पे है, यहां पे 25 है, और यहां पे 400 है। अब ये तो भैया क्या हुआ, इफ आई एम सिलेक्टिंग सिटी टू स्प्लिट इन द रूट, शुरुआत में अगर मैं सिटी ये फीचर चुनता हूं स्प्लिट मारने के लिए, तो अब तक तो भैया मैंने सिर्फ ये निकाल, लेकिन क्यूमुलेटिव तो नहीं पता मुझे, तो क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं। तो क्यूमुलेटिव भैया जो मेरा वेरिएंस निकलता है फॉर द सिटी, तो वो क्या आता है, वही सेम फंडा जैसे एग्जाम के लिए 2/6 2/6, क्योंकि सब भैया आपके दो ही हैं आउट ऑफ 6, तो यहां पे उनका जो है वेरिएंस 225, इसका 25 और इसका 400 है। इसका अगर मैं टोटल बिठाता हूं, ये भी वापस 1/3 1/3 अगर टोटल बिठाते हैं, तो इसका 216 आ जाता है। कितना आता है 216 वेरिएंस, पहले वाले का कितना था 666, तो इसका वेरिएंस ज्यादा है यहां पे। यानी कि अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा फ्रॉम द रूट लेवल, जो कि इनिशियली हमने किया था, तो इसका वेरिएंस कितना है ड्रॉप, इसका वेरिएंस ड्रॉप कितना है, रिडक्शन कितना है, इसे टर्म जो बोलते हैं 100, पहले कितना आ रहा था 66.67। तो देखो ये कंपैरिजन मैंने नीचे किया है, वेरिएंस रिडक्शन फॉर एंट्रोपी इफ वी सिलेक्ट फॉर स्प्लिट इट वाज कमिंग 66.67, लेकिन अगर वेरिएंस रिडक्शन फॉर सिटी इफ आई टेक तो इट इज कमिंग एज 100। तो मैं किसे चुनूंगा, सबसे ज्यादा वेरिएंस रिडक्शन जिसका है, मैं ऑब्वियस सी बात है उसी को चुनूंगा। जैसे ठीक सेम टू सेम हमने एंट्रोपी के लिए किया था, एंट्रोपी रिडक्शन के लिए किया था, ठीक वही सेम टू सेम हमने यहां पे इस रिस्पेक्टिव डिसीजनट्री रिग्रेशन के लिए करना है। एंड दिस वी गो ऑन इसी तरीके से करते हैं, और हमारा रिस्पेक्टिव डिसीजन ट्री जो है बन एक बार जाए, स्प्लिट अगर हो जाए, उसके बाद जो उसके अंदर का डेटा होता है वो तो कोई कैटेगरीज नहीं, वो तो कंटिन्यूस डेटा। तो मैंने उसमें क्या बोला आपको, वी कंसिडर द मीन। अब जो मैंने चीजें आपको बोली है उसे एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, डायग्राम देखते हैं ट्री का, उसके बाद आप ये सारी चीजें रिलेट कर पाओगे, अच्छी तरह समझ पाओगे। वही कल का एग्जांपल लिया है जिसमें 5 मिनट्स इंजीनियरिंग गाइड ये वाला सब फंडा है, लेकिन इसमें रिजल्ट में फेल पास की जगह पे मार्क्स लिखे हुए हैं 30 89 55 31 32 90 25 91 20 90, इस तरीके से मार्क्स लिखे। अब इसमें भी मैंने क्या फंडा किया, सिंपली बस एक्स वाई है ना, अपना एक्स तो पता ही है 5 मिनट्स इंजीनियरिंग गाइड, ये क्या आपके रिस्पेक्टिवली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रिजल्ट जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बेसिस पे मैंने इसका ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग होल्ड आउट मेथड से भैया स्प्लिट आउट कर लिया। ये स्प्लिट होने के बाद हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, इसमें इतना कोई चर्चा करने वाला विषय नहीं है, हम लोग डायरेक्टली डायग्राम में ही देख लेंगे, डिसीजन ट्री रिग्रेसर लगाते हैं। जैसे हमने वहां डिसीजन ट्री क्लासिफायर लगाया था, यहां डिसीजन ट्री रिग्रेसर लगाते हैं, क्योंकि डेटा के ऊपर फोकस डालिए, डेटा इज योर कंटिन्यूअस, बराबर नेचर देखिए उसका कंटिन्यूअस नेचर का है। एंड फिर ऑब्वियसली बात है ग्राफ तो जनरेट करना है, उसके लिए ग्राफ बेस्ड एक्सपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी। देन यहाँ पे कुछ नहीं भैया, डिसीजन ट्री जो है मेरा, मैंने यहाँ पे लाइक इनिशियलाइज किया, उसे यहाँ पे ट्रेन किया, एंड ट्रेन करने के बाद मैंने बोला कि भैया मेरा जो डिसीजन ट्री है ना, मेरा जो डिसीजन ट्री है वो प्रोवाइड करो भैया
इस ग्राफ विज को, और उसके लिए मेरा डॉट ट्री एक्सटेंशन का जो मेरा विजुअलाइजेशन है ग्राफ का वो जनरेट करो, उसके लिए कोड जनरेट करो और उसमें फीचर नेम ये मेंशन करो जैसे अपन ने किए। अगर आपको प्रिडिक्ट भी करवाना है, चलो इस ग्राफ के ऊपर तो आएंगे क्योंकि वहां मेजर चीजें अपन समझने वाले हैं। अगर हम लोग प्रिडिक्ट के ऊपर आएंगे तो यहां बोलते हैं भैया देखो मैंने तो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग भी रेफर किया है, मैंने तो गाइड भी रेफर किया है, मुझे बताओ मेरे कितने मार्क्स आएंगे। वो बोलता है सर जी आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे 100 में से बात समझ रहे, आपके 90 मार्क्स आ जाएंगे। और इसका स्कोर कितना है, अगर मैं एक्स वाई पूरा दे दूं तो इसका स्कोर 85% के आसपास है। तो ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है, ऐसा बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल स्कोर नहीं है, बट ठीक है, इट कैन बी ट्रस्टेड। तो ये वाला फंडा क्लियर हो गया। और देखो जी आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से जो रिस्पेक्टिव आपका कोड है डिसीजन ट्री का वो आ गया। और उसके बाद मैंने जब कोड यहां सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया ग्राफविज webgraphviz.com पे, तो ये देखो आपका ट्री निकल के आ गया। सबसे पहले यहां पे गाइड ऊपर आया, क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, यहां पे एक चीज इन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश ऐसी हुई होगी कि ये जो रिस्पेक्टिव आपका एरर, या फिर जिसको मैं ये बोल रहा था ना कि अपना यार वेरियंस वाला पार्ट बोल रहा था, इनिशियली देखो बहुत ज्यादा हाई है, इनिशियली बहुत ज्यादा हाई, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाओगे तो वो ड्रॉप होगा। तो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में ये ज्यादा है, इसीलिए इसीलिए मतलब ये ड्रॉप ज्यादा होगा, रिडक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए यहां पे गाइड को इनिशियली कंसिडर किया गया है। और यहां पे स्क्वायर एरर ये आ गया। सैंपल्स 9, एक मिनट, सैंपल्स 9 कैसे आए? एनीवन? एनीवन? सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल तो 10 थे यार, नंबर ऑफ सैंपल तो 10 थे, तो 9 कैसे आए? एक कहां चला गया? एनीवन? एनीवन ऑब्जर्व्ड इन द कोड व्हाट एक्चुअली हैपेंड? हाँ, हाँ, यस, यस। सुमिता जी कह रहे हैं 30 - 40 स्क्वायर इज रॉन्ग, 30 - 40 इज 10, -10, -10 का स्क्वायर इज 100, तो इट इज करेक्ट, है ना? हाँ जी, तो सुमिता जी ने ये भी उत्तर जो है सही दिया है, बट इन नोट इट्स 400, 400। एक मिनट जी, मुझे देख लेने दीजिए पहले तो। मैंने इसलिए बोला था पहले ही कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत जो है आप चीजें देख लेना। लेट मी शो यू दिस। 30 - 40 अगर आप देख पा रहे हैं, इट इज 100 जी, इट इज क्लियरली विजिबल। एक मिनट, कहाँ कह रहे हैं आप ऊपर? अच्छा अच्छा, ये वाली बात आप कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके। एक मिनट जी, एक मिनट 30 - 40 वाला मुझे फंडा देख लेने दीजिए। 30 - 40, ओके 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 ओके। ये वाला फंडा कह रहे हैं, मैं तो भैया पहले कर रहा था। एक बार देखो इसका कैलकुलेशन देख लो क्या निकल के आता है। इसका तो भैया 100 आ रहा है, बाकी का भी 100 आ रहा है, तो अराउंड इसका भी 900 आ रहा ही है ना, इसका भी 900 आ रहा है। मुझे एक बार देख लेने दे भैया, यहाँ पे 100 है, ये भी 100 है। इसका डिफरेंस कितना है जी? 30, दैट इज 300, सही है इसका डिफरेंस। हाँ 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 हाँ, अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट, यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये 400, यहाँ पे 0, और ये 10, अच्छा इसका 100 है। तो भैया बस वही है, फर्क तो वही है। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा आपका 300 से, तो आई थिंक ये 1600 के आसपास कुछ तो हो जाएगा, और फिर आपका रिजल्ट आएगा। बाकी तो बस वही है फंडा। बाकी आपको मेजरली होपफुली समझ में आ गया है, बाकी तो ठीक है, लेकिन बाकी फंडा समझ में आ गया जी? ऑल क्लियर? सभी से पूछना चाहता हूं मैं, सभी से पूछना चाहता हूं, ऑल क्लियर? कोई दिक्कत दुविधा तो नहीं? पूरा प्रोसेस तो समझ में आ गया ना? भावनाएं समझ में आ गई, कोई इश्यू नहीं है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको भावनाएं समझ में आनी चाहिए, वो टर्म समझ में आनी चाहिए, वो हमने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिया वो समझ में आना चाहिए। वो सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है, ठीक है? बाकी आप इस करेक्शन के साथ थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेना जरूर, हाँ ठीक है? बाकी तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू लगानी, डिफरेंस मतलब ये डिवीजन निकालना है, और बाकी का जो डिफरेंस है वो निकालते जाना है, दैट्स इट, ठीक है? ओके। मुद्दा यहाँ पे देख रहे थे कि चलो ये वाला तो फंडा यहाँ पे आ गया, नंबर ऑफ सैंपल 9 है, जैसे बता दिया यार कि एक सैंपल तो टेस्टिंग में दिया है। क्यों? क्योंकि देख लो यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन में, क्रॉस वैलिडेशन अपन ने किया है, और बोलते 10% डेटा जो है वो टेस्टिंग में देना चाहिए। मतलब 10 का 10% कितना होता है जी? 1। 90% कितना होता है? 9। तो देख सकते हैं आप, 9 सैंपल्स आर ओनली देयर फॉर बिल्डिंग द ट्री, बराबर है? इसीलिए वो इनिशियली कंसिडर सिर्फ 9 कर रहा है। और ये क्या होता है, ये मैंने भाई तो बोला आपको, ये क्या होता है वैल्यू, मतलब क्या होता है वैल्यू? का मतलब होता है मीन, आपके जितने भी वैल्यूज हैं, वॉट एवर द वैल्यूज, अगर आप देखेंगे, इफ यू जस्ट अभी अगर आप करेंगे इन सब का, अगर आप मीन निकालेंगे, 90 + 25 + 32 + 30 + 31 + 89, मतलब इन सबका अगर स्क्वायर लाइक सम लेके भैया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एन यानी कि 9 अगर रख देंगे, तो आपका 55.33 निकल के आ जाएगा। दिस इज योर रिस्पेक्टिव वैल्यू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ऑब्वियस ही बात है, ये यस नो उसकी दो ब्रांचेस जनरेट होंगी बेस्ड अपॉन द गाइड वैल्यू, फिर वो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग में जाएगा, लाइक यू नो इस तरीके से उसके बाद भी आपकी जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि 9 में से भैया यहाँ पे 4 चली गई,
9 में से यहाँ 4 वैल्यू चली गई और 9 में से यहाँ पे बची हुई 5 वैल्यू चली गई, तो 4 और 5 9 हो गया। फिर उसके बाद देखो आपको रिड्यूस देखने को मिलेगा, 9 27 है, यहाँ पे भैया 23 और 6 7 6 आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे भैया रिडक्शन तो हुआ है और वैल्यूज भी आप देख सकते हैं जो रिस्पेक्टिवली। अब फाइनल जो प्रिडिक्शन होता है उसमें क्या होता है, ये आपके फाइनल प्रिडिक्शन होते हैं, देखो ये फाइनल प्रिडिक्शन होते हैं, दीज आर योर फाइनल। अब एक ने मुझे यहाँ पे बताया ना, एक ने मुझे बोला, क्या बोला जी, 1,1 1,1 90 आ रहा है, 1,1 यानी कि आंसर 90 आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, गाइड से ग्रेटर देन 0.5 तो 1, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग से ग्रेटर देन 1 तो 1। तो मतलब वो देखा कैसे ट्रैवर्स किया, ग्रेटर देन तो यस 1, फिर ग्रेटर देन तो फिर यहां पे 1, और फिर फाइनली मेरी वैल्यू 90, यानी कि एक्चुअल जो प्रिडिक्शन है फॉर द रिग्रेशन, दिस इज द प्रिडिक्शन। ये जो लीफ नोड में आपको दिख रहा है ना, दिस इज द प्रिडिक्शन, दिस इज द प्रिडिक्शन, दिस इज द प्रिडिक्शन, दिस इज द प्रिडिक्शन। तो आपको 90 जो है उसी से आने वाला है, जो कि अपने को दिखा 1 1 का कॉम्बिनेशन। आप कोई और भी कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, उसी हिसाब से वो ट्रैवर्स करके नीचे तक लीफ नोड तक लेके आ जाएगा। और आप देख सकते हैं भैया स्क्वायर एरर आपका काफी ज्यादा हद तक जो है वो कम हो चुका है। ये सिंपल सा मुद्दा था, फंडा था, जो अभी आपको समझना था, जो कि हम बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे मून्स बनाने वाले हैं जी, हम क्लस्टर्स बनाने वाले हैं, क्लस्टरिंग वाला फंडा देखेंगे। और उसके लिए आज आते हैं भैया थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि आज अभी हम लोग फंडामेंटल जो चीज है, के मींस क्लस्टरिंग, हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, ये वाला पार्ट जो है भैया थोड़ा अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाउ एग्जैक्टली वी गेट वैल्यू 90, वही तो मैंने कहा अक्षय जी, यहां पे हम लोग उनका मीन निकाल रहे हैं। मतलब लेट मी टेल यू, ये जो आपका बेसिकली, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, 90 कैसे आया वो बोल रहे हैं ना आप, हाउ वी गेट 90, वही मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में आपका जो लीफ नोड है, उस लीफ नोड के अंदर बेसिकली जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स होंगे, उनका जो मीन है, उनका जो मीन है दैट इज 90। आप बात समझ रहे हैं, हर एक नोड में आपके कुछ ना कुछ, लीफ नोड में कुछ ना कुछ भैया डेटा पॉइंट, जैसे जैसे आप स्प्लिट मारते जा रहे हो, जैसे जैसे आप स्प्लिट मारते जा रहे हो, तो दैट जो भी स्प्लिट है और फाइनली जो भी आपका स्प्लिट की वजह से सेक्शन तैयार हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें आपके लीफ नोड है, उनमें जो डेटा पॉइंट है उनका जो मीन है वो वैल्यू आपके सामने आ रहा है। दैट्स द सिंपल, जो मैंने शुरुआत में इसलिए क्लियर किया था ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कमिंग ऑन टू द के मींस एंड एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, देखो जी यहाँ पे फंडा बड़ा सिंपल है। के मींस क्या कहता है, यहां पे ना लाइक ये अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाता है। अनसुपरवाइज मतलब क्या, अभी तक जो देखा वो सुपरवाइज था, क्यों, क्योंकि वहां पे आंसर की थी, यू वॉज हैविंग द आंसर की, लेकिन यहां कोई आंसर की नहीं है, क्योंकि यहां जरूरत भी नहीं है। के मींस क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग का बेसिक मोटिव मुद्दा क्या है पता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज को या सिमिलर डायमेंशन वैल्यूज को, सिमिलर फीचर वैल्यूज को जो होल्ड करने वाले आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक साथ एकजुट एक ग्रुप के अंदर बांध देना। आप बात समझ पा रहे हैं, एकजुट एक ग्रुप के अंदर बांध देना, नॉट लेबल्स, या लेबल्स आर प्रेजेंट, वही सेम चीज है, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, आंसर की नहीं है। तो आप बात समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग उनको ग्रुप अप कर रहे हैं। अब के मींस क्लस्टरिंग किस प्रकार से काम करता है, देखो जी, सिंपल भाषा में बोलूं तो यहां पे मैं, अक्षय जी कह रहे हैं वी हैव लीनियर रिग्रेशन देन व्हेन वी कैन यूज, ये नहीं बता सकते जी, नो वन कैन टेल यू दिस थिंग, नो वन कैन टेल यू। आपको ये सब कुछ जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, ये प्रैक्टिस करने से ही होगा, क्योंकि यही तो भैया इसकी जादू है इस फील्ड की, कि यहां पे कोई भी एक डिफॉल्ट पाथ सेट सेट नहीं है, देयर इज नो डिफॉल्ट पाथ सेट फॉर दिस। आपको यहाँ पे अपने हर डेटा के ऊपर जो है अलग अलग ऑप्शंस जो है वो लगा के देखने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि रिग्रेशन के लिए 56 ऑप्शंस है, क्लासिफिकेशन के लिए 56 है, क्लस्टरिंग के लिए अलग है। आप बात समझ पा रहे हैं, इस तरीके से ये चीज आपको समझना है एंड यू हैव टू एक्सपेरिमेंट इट, कि अगर अब लेट से अगर मैं इस पे लीनियर रिग्रेशन लगाता हूं या कोई और भैया इसके ऊपर फंडा लगाता हूं, दोनों में से कौन सा बेटर है। इसीलिए तो हम कहते हैं मॉडल इवेल्युएशन क्यों करते हैं हम, वाई वी डू मॉडल इवेल्युएशन, क्योंकि हमें देखना है भैया कि रिस्पेक्टिवली हमारे पास दो मॉडल है, डेटा तो एक ही है लेकिन मॉडल दो है, क्यों, क्योंकि एल्गोरिदम दो लगाए मैंने, एक डिसीजन ट्री रिग्रेशन लगाया, एक लीनियर रिग्रेशन लगाया। अब दोनों के लिए सबसे बेस्ट कौन जनरेट कर रहा है, सबसे बढ़िया स्कोर कौन जनरेट कर पा रहा है, बात समझ में आई आपको। ये चीज आपको अंडरस्टैंडेबल रखनी है शुरुआत से ही, फ्रॉम द स्टार्ट, कि एक्सपेरिमेंटेशन तो करना पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं भैया के मींस की। तो यहां पे फंडा क्या है, मुझे सबसे पहले भैया पेन ले लेने दो यार, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हाँ भाई, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अपना ही माल है, तोड़ो तोड़ो इसको तोड़ो। ओके, के मींस क्लस्टरिंग में क्या होता है, बेसिकली हम वही जो क्लस्टरिंग का बेसिक फंडा है वही है। लेट्स से मेरे पास ये सैंपल नंबर 1 है, सैंपल नंबर 2 है, सैंपल नंबर 3 है, सैंपल नंबर 4 है, सैंपल नंबर 5 है। लेट्स कंसीडर दिस वे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं भैया, ये जो मेरे रिस्पेक्टिव दो पॉइंट्स है, इनको कंसिडर करता हूं फॉर द सेंट्रोइड ऑफ माय क्लस्टर। अब ये दो टर्म्स क्या होती हैं, क्लस्टर तो मैंने अभी आपको बताया, लेट्स से के वैल्यू इक्वल टू मेरी 2 है, लेट्स से के वैल्यू इक्वल टू मेरी 2 है। अब के वैल्यू इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है,
कि मैंने दो क्लस्टर कंसिडर करना है। एंड रिमेंबर माय पॉइंट, ये आपको दिया होगा, गिवन होगा, या फिर इसके लिए एक दूसरा एक स्मार्ट तरीका जो आप यूज करोगे वो होगा आपका विजुअलाइजेशन, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। उसके थ्रू एक तो रिक्वायरमेंट में आपको स्पेसिफाइड होगा कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर पता करना है, या यू हैव टू लाइक बी विद दैट। या फिर आप अगर विजुअलाइज करेंगे तो उसके जरिए भी के की वैल्यू या नंबर ऑफ क्लस्टर्स की वैल्यू आपको पता लग सकती है। अब जितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे उनका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट मतलब सेंट्रोइड पॉइंट होता है। अब ये जो सेंट्रोइड पॉइंट है ये कौन सा कंसिडर किया जाए, क्योंकि अभी तो हमें के मींस क्लस्टर बनाना है, तो उसमें कौन सा रिस्पेक्टिवली हमारे जो पॉइंट्स है वो लिए जाएंगे, वो मेंशन किए जाएंगे। तो हमारे पास कितने भैया, दो क्लस्टर है, दो क्लस्टर है तो दो सेंट्रोइड लगेंगे। इसलिए मैंने बोला कि पहले दो जो सैंपल्स हैं, पहले दो सैंपल्स जो आपके डेटा सेट के हैं वो हम लोग C1 और C2 के तौर पे यहां पे डिफाइन कर देंगे फॉर द क्लस्टर K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये दोनों का तो सेट हो गया कि ये आपका क्लस्टर K1 में चला गया और ये क्लस्टर K2 के अंदर चला गया, ये तो भैया सेट हो गया। लेकिन तीसरे चौथे पांचवें सैंपल का क्या, वो कहां जाएगा? तो ये मैंने तीसरा सैंपल ले लिया और तीसरे सैंपल को मैंने यहां पे अपने एक्स वाई प्लॉट के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लॉट किया, तो वो यहां पे दिख रहा है मुझे। अब मुझे ये पता करना है कि ये तीसरा सैंपल K1 में जाएगा या ये तीसरा सैंपल K2 में जाएगा। कहां जाएगा भाई साहब, कैसे पता लगाएंगे? दूरी, डिस्टेंस, बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। क्या होता है जी? स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे जो है दो पॉइंट है P1 एंड P2, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे फॉर दिस कंसिडरेशन ये P1 है, ये P2 है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ऑब्वियसली हमारे भैया पॉइंट्स है तो उनके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 x2 y2। तो हम वही x1 y1 x2 y2 यहां पे इस फॉर्मूला में डालेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इससे हमारा यूक्लिडियन डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, आपके समक्ष पूरी तरीके से हाजिर हो जाएगा। तो एक ही का निकालना है क्या? नहीं, अभी इसका भी तो निकालना है C2 के साथ। ये हमने C1 के साथ इसका डिस्टेंस निकाला, अब C2 के साथ निकालते हैं। अब C2 के साथ भी डिस्टेंस निकालेंगे तो हम कंपेयर करेंगे C1 के साथ निकाला हुआ डिस्टेंस और C2 के साथ निकाला हुआ डिस्टेंस, इसमें कौन ग्रेटर है। तो ऑब्वियस ही बात है, लेट्स से अगर मेरा C1 ग्रेटर है, लेट्स कंसिडर C1 इज ग्रेटर, है ना। इसमें 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 इसका जो डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो हम किसे चुनते हैं? जिसका भैया डिस्टेंस कम होता है, क्योंकि जिसका डिस्टेंस कम है देयर आर हायर पॉसिबिलिटी कि भैया उस क्लस्टर में जो पॉइंट्स हैं उनका जो फीचर वैल्यूज हैं वो आपके इस सैंपल फीचर वैल्यू के साथ ज्यादा मिलते जुलते हैं। बिकॉज अगर देखो, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो बुनियादी फंडामेंटल चीज क्या है, ये आपका क्लस्टर पॉइंट है, ये कैसे बना? ये आपके इस एक्स पॉइंट से और वाई पॉइंट के इंटरसेक्शन से ही बना। एक्स और वाई के आपकी फीचर है, आपकी फीचर की वैल्यूज हैं, सही बात है। और ये थ्री पॉइंट कैसे बना आपका? ये एक्स और वाई के, एक मिनट, एक्स और एक मिनट भाई साहब रुक जाइए, एक्स और वाई के इंटरसेक्शन से ही बना, सही बात है। तो अगर मुझे आप बताइए, अगर ये मेरे नजदीक होते, ये अगर मेरे नजदीक होते, तो ऑब्वियस ही बात है इनकी वैल्यूज एक्स और वाई की भी नजदीक होती, यानी कि सिमिलर होते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो नजदीक है इसे गिना जाता है। तो जो ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ज्यादा आपके उस क्लस्टर के रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या डेटा वैल्यूज या एलिमेंट्स हैं उनसे ज्यादा सिमिलर होगा इन टर्म्स ऑफ फीचर वैल्यू। यही मेन कोर आइडिया है जी आपके क्लस्टरिंग का, ये मेन कोर आइडिया है। अच्छा ठीक है भैया, चलो फिर मेरा थ्री इधर चला गया, लेट्स कंसिडर थ्री यहां चला गया। अब उसके बाद क्या करना है? अब फिर उसके बाद ऑब्वियसली बात है फोर लो, लेट्स से मेरा फोर यहां पे प्लॉट हो गया, है ना। फोर यहां पे मैंने प्लॉट कर दिया इस तरीके से, यहां मेरा प्लॉटेड है फोर। अब उसके आगे क्या करना है? फिर से डिस्टेंस नापो, लेकिन बिफोर नापिंग द डिस्टेंस आपको ये K1 जिसमें अभी अभी मेरा रिस्पेक्टिवली ऐड हुआ है, इंसर्ट हुआ है एक मेरा एलिमेंट 3 इनटू द क्लस्टर K1, उसके लिए आपको न्यू सेंट्रोइड पता करना जरूरी है। यू हैव टू फाइंड द न्यू सेंट्रोइड। न्यू सेंट्रोइड कैसे पता लगाया जा सकता है भैया? x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। मतलब क्या, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो यहां हम कर क्या रहे हैं? सिंपल भाषा में C1 एंड 3 इनके x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट होंगे। मतलब हम क्या करते हैं कि इस क्लस्टर के अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं उनका मीन लेते हैं, उनका क्या करता है, एक्स का और वाई का मीन लेते हैं। अब यहां दो एलिमेंट्स हैं तो यहां पे हमने दो एक्स और वाई का मीन लिया, तो यहां पे एक्स दो है, वाई वैल्यूज दो है फॉर दो पॉइंट्स एक्स एंड वाई, बराबर है। तो ये जो है इनका मैंने क्या निकाला? मीन निकाला, और जो मीन निकाला वो फाइनली मेरा न्यू सेंट्रोइड हो गया। वो मेरा फाइनली क्या हो गया? न्यू सेंट्रोइड हो गया। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ये नया सेंट्रोइड आया, फिर से भैया मैं क्या करता हूं? डिस्टेंस नापता हूं इसका इससे, फिर से डिस्टेंस नापता हूं इसका इससे C2 के साथ, बराबर है। अब ऑब्वियसली बात है ये ज्यादा इधर करीब लग रहा है तो फिर से K1 में चला गया, फिर से वापस से भैया यही आपका सेंट्रोइड कैलकुलेशन का फंडा कैरी ओवर होगा, न्यू सेंट्रोइड कैलकुलेट किया जाएगा, फिर 5 पे आएंगे, और फिर 5 अगर लेट से यहाँ पे नजदीक है तो 5 भैया इसके ज्यादा नजदीक है तो यहाँ जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद 5 आपका यहाँ बैठ जाएगा, इसके बाद कोई डेटा पॉइंट नहीं है तो एंड। तो यहाँ पे भैया आपके जो है दो डेटा पॉइंट K2 में गए लेट से, और दो तीन डेटा पॉइंट आपके K1 में गए। इस तरीके से आपका क्लस्टर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। सिंपल भाषा में भैया यही जो सिंपल चीज है वो हम लोग इंप्लीमेंट करने की न्यू, मैं अभी तो बताया जी। न्यू सेंट्रोइड जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं यू हैव टू जस्ट टेक द मीन ऑफ द डेटा पॉइंट्स इन योर क्लस्टर।
जो अभी आपके क्लस्टर में डेटा पॉइंट्स हैं उनका मीन लेना है। उनकी एक्स वैल्यू का मीन इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ योर न्यू सेंट्रोइड। वाई का मीन लेना है, वाई का मीन जो लोगे वो जो वाई वैल्यू जनरेट होगी दैट इज नथिंग बट योर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये होने के बाद, ये वाला एक तरीका होने के बाद अपन जो है आगे बढ़ेंगे टू द नेक्स्ट टेक्निक, जिसको बोलते हैं हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। अब इसके भी अलग भैया फंडे हैं, अलग चीजें हैं, वो अपन देखने वाले हैं। इसका एक पार्ट अभी देखेंगे, थोड़ा बहुत जो है कल डेंड्रोग्राम वाला फंडा कल देखेंगे। आज थोड़ा सा टाइम परमिट नहीं करेगा, तो हायरार्चिकल क्लस्टरिंग अपन सिर्फ ऐसा देखेंगे कि कहां भैया के मींस क्लस्टरिंग काम नहीं आ पा रहा और हायरार्चिकल क्लस्टरिंग काम आ रहा है, कहां पे ये काम नहीं आ रहा, कहां पे वो आ रहा है, ये चीज अपन देखते हैं। हायरार्चिकल क्लस्टरिंग में क्या होता है बेसिकली, इफ यू जस्ट सी इट हियर, sir, initially centroid was decided. Exactly. Randomly you just take the like data points from your respective data set and these would be your initial centroid. उसमें कोई कैलकुलेशन वाला फंडा नहीं होता, ठीक है। हायरार्चिकल क्लस्टरिंग, अरे यार बीच बीच में कमेंट नहीं पढ़ना यार, फ्लो चला जाता है, ठीक है। अभी नहीं, बाद में, हाँ सब चीजें अभी बाद में, चलो। हायरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या है भैया, जैसा नाम वैसा काम, हायरार्ची में काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है हायरार्ची में, मतलब इट्स लाइक एमएलएम स्कीम। ओके, यू आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं कहाँ इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ भैया। बड़ा घमासान मचा था एंड बहुत ही जेन्युइन घमासान था भैया, और जरूरत भी थी भैया लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जागरूक होने की, है ना, थोड़ा जागरूक होने की, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए यार। नहीं तो क्या होता है पता है क्या, इफ सामने वाला पर्सन ना जेन्युइन है या नहीं, वो ना बड़े जल्दी से आप पकड़ सकते हो, समझ सकते हो। अगर वो सेल्फलेसली कोई अगर चीज कर रहा है ना, तो समझ लो भैया वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन है। मतलब अगर दुनिया से हटके अगर वो कोई चीज कर रहा है ना, तो यार समझ लो कि, और उसमें उसका कोई ऐसा पर्सनल, ऐसा कोई बड़ा एजेंडा या स्वार्थ है, ऐसा कोई नहीं है, तो वो जेन्युइन चीज होती है, वो समझ लिया करो। ऐसे आजकल वैसे हम सब लोग बड़े ही होशियार हो गए हैं रिगार्डिंग ऑल दी स्टफ्स, वो अच्छी बात है, बहुत अवेयरनेस आनी भी चाहिए, बढ़िया है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, हायरार्चिकल में अपन वही कर रहे हैं। अब इनिशियली लेट्स कंसिडर, मेरे पास ये जो आपके प्लॉट है ए बी सी, तीन ही डेटा पॉइंट है। इनिशियली हम क्या करते हैं, इन तीनों डेटा पॉइंट्स को जो है एक क्लस्टर घोषित घोषित कर देते हैं, यानी कि दिस इज माय वन क्लस्टर, दिस इज माय अनदर क्लस्टर, दिस इज माय अनदर क्लस्टर। आप बात समझ पा रहे हैं, ये आपके क्लस्टर्स हैं। मतलब आई हैव इनिशियली कंसिडर्ड क्लस्टर हैविंग वन एलिमेंट। तो जितने आपके पास डेटा पॉइंट्स में एलिमेंट होंगे उतने आपके इनिशियली क्लस्टर होंगे। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली हम देखते हैं कि इन तीनों में से कौन से क्लस्टर एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं, बहुत ज्यादा पास है। लेट्स से अभी ए बी मुझे डिस्टेंस वाइज दोनों पास लग रहे हैं, तो इन दोनों क्लस्टर्स को मैं एक बड़े क्लस्टर में मर्ज कर देता हूं। बराबर है, क्लियर है। तो इन दोनों को मैंने एक बड़े क्लस्टर में मर्ज कर दिया। अब मेरे पास ये एक क्लस्टर है और ये एक क्लस्टर है, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं भैया इसको भी एक बड़े क्लस्टर में कुछ इस तरीके से मर्ज कर देता हूं। और जब ये मैं मर्ज कर रहा हूं तो पैरेलल यहाँ पे डेंडोग्राम भी मैं बनाते जाता हूं, जो कि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली आपका प्लॉट होगा। इनिशियली ए बी और सी आपके यहाँ तीन क्लस्टर्स थे, अब वो क्लस्टर किस तरीके से एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। देखो जी, पहले ए बी को मैंने मर्ज किया, तो देखो ए बी आपका देखो कुछ इस प्रकार से जो है, आपका ए बी जो है कुछ इस प्रकार से जुड़ चुका है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बताती है कि आपने किन दो क्लस्टर्स को जोड़ा है, वो आपको इस हॉरिजॉन्टल के इस पॉइंट से समझ में आ जाता है कि आपने किन दो क्लस्टर्स को जोड़ा है। और ये जो वर्टिकल लाइन है वो आपको क्या बताती है, वर्टिकल लाइन ये आपको बताती है कि इन दोनों क्लस्टर्स को मैं जोड़ा है, उनमें डिस्टेंस कितना था, उनमें डिस्टेंस कितना था, वो अपने को जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग। ये चीज आपको जाननी है। अब मैं और जोड़ लेता हूं भैया, चलो मैंने इसको भी जोड़ लिया, आई हैव लाइक जॉइंट दिस वन, तो ये फाइनली बचा था, इसको जोड़ लिया। तो देखो भैया, यहाँ पे मैंने सी को जोड़ा और यहाँ पे ए बी को दोनों को जोड़ लिया, और साथ ही आपका वर्टिकल डिस्टेंस जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस आपका ज्यादा ही है। तो ये सिंपल आपका हायरार्चिकल क्लस्टरिंग वाला, एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग वाला फंडा आपके सामने आ गया। अब इसमें आप सर जी कह रहे थे डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कैसे पता लगा है, तो इसके भैया बहुत सारे लिंकेज टाइप एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एवरेज लिंकेज, सेंट्रॉइड लिंकेज। ये क्या होता है इसको समझते, देखो जी, यहां पे मेरे पास लेट से दो क्लस्टर है, अब इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है, लेकिन उससे पहले मुझे इनका डिस्टेंस देखना है। तो कैसे दिखेंगे, सिंगल लिंकेज में क्या होता है, वी कंसिडर द शॉर्टेस्ट, और ऐसे डेटा पॉइंट्स, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे डेटा पॉइंट्स जो कि एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है, करीब है, एक दूसरे के बहुत करीब है। या फिर अपन इसको मिनिमम लिंकेज भी कहते हैं। मिनिमम लिंकेज इसलिए कहते हैं कि यहां पे जो भी डिस्टेंस आपका होगा सभी डेटा पॉइंट्स के साथ, एक दूसरे के क्लस्टर के साथ, तो वो जो मिनिमम वाला डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली किनका होगा, जो डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगे दोनों क्लस्टर के, उनका भैया अपन जो है सिंगल लिंकेज में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं या कंसिडर करते हैं। कंप्लीट लिंकेज में इसका दूसरा है
वो अपोजिट है, कंप्लीटली अपोजिट है। यहाँ पे फार्देस्ट डेटा पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कंप्यूट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है फार्देस्ट। देखो एक दूसरे से बहुत ज्यादा, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू लिंकेज, यानी कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर की जा रही है आउट ऑफ ऑल द पेयरिंग्स दैट यू हैव इन योर रिस्पेक्टिव क्लस्टर, ठीक है। एवरेज मतलब क्या, जैसा नाम वैसे ही काम, हर पेयरिंग का भैया हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यानी यहाँ पे लेट से मेरे सेट है दो, ये सेट है ना, ये दो सेट है, इनमें दो दो वैल्यूज है, तो टोटल कितने पेयर फॉर्म होंगे, चार पेयर फॉर्म होंगे। तो इन चारों पेयर का जो भी डिस्टेंस होगा, D1, D2, D3, D4, इन सबका सम निकालेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज, एंड दैट वुड बी द वैल्यू फॉर योर एवरेज डिस्टेंस लिंकेज, ठीक है। आता है दूसरा सेंट्रोइड वाला फंडा, जो कि जैसे कि हम क्लस्टर में लेट से अगर सेंट्रोइड पकड़ के चल रहे हैं, तो उसमें जो सेंट्रोइड वैल्यू रहती है, यानी कि यहाँ पे जितने भी सैंपल्स है उनका मीन, और यहाँ पे जितने सैंपल है उनका मीन, तो उनके जो सेंट्रोइड वैल्यूज हैं वो जनरेट होते हैं, और उनके बीच का जो बेसिकली हम निकालते हैं दूरी डिस्टेंस, वो आपकी सेंट्रोइड लिंकेज वैल्यू होती है। ये सिंपल सिंपल डिस्टेंसेस जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जिसका जिक्र ऑब्वियसली अभी हम लोग करने भी वाले हैं व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। देखो जी गौर से, यहां मैं बनाने वाला हूं ब्लॉब्स, और यहां पे मून्स बनाने वाला हूं। इसके लिए मुझे ऑब्वियसली ये सारी चीजें चाहिए, तो मैंने मेक ब्लॉब्स किया है। बाकी ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इंक्लूड किया है मैंने। मेक ब्लॉब्स करता हूं, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। नंबर ऑफ फीचर्स मुझे दो चाहिए, नंबर ऑफ सैंपल 5000 लेता हूं, एंड मैं यहां पहले ही स्पेसिफाई कर रहा हूं सेंटर मेरे को कितने चाहिए। ब्लॉब मतलब क्या, आपके बॉल्स है ना, तो वो जो बॉल्स हैं उनमें कितने सेंटर होना चाहिए, डेटा शुड बी इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स या ब्लॉब्स, तो वो सेंटर कितने होने चाहिए, चार, क्योंकि मुझे चार ब्लॉब्स चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके समक्ष, अगर पेश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो कुछ इस प्रकार से, एक दो तीन चार, ये चार मुझे भैया ब्लॉब्स दिखाई दे रहे हैं। चलो के मींस क्लस्टरिंग लगाते हैं, मतलब क्या, इन सभी डेटा पॉइंट्स को अलग अलग क्लस्टर में भैया अपन जो है क्लस्टर, मतलब देखो ना यार, ये जो डेटा पॉइंट्स है इनके भैया जो फीचर वैल्यूज है एक दूसरे के बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी, एज कंपेयर टू दीज, एज कंपेयर टू दीज, एज कंपेयर टू दीज, बराबर है। तो वही यूक्लिडियन डिस्टेंस यहां पे भी लगाने वाले हैं। तो जब मैं के मींस क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करता हूं फ्रॉम दिस रिस्पेक्टिव एड्रेस, उसमें मैं स्पेसिफाई करूंगा नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने चाहिए, के की वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, के इक्वल टू 4। फिर उसके बाद मैं उसको फिट करता हूं बाय गिविंग द एंटायर एक्स डेटा, जो एक्स और वाई था, बाय गिविंग इट एंटायर एक्स डेटा मैं उसको फिट करता हूं, ट्रेन करता हूं। वो ट्रेन होने के बाद उससे प्रिडिक्शंस मांगता हूं, उससे प्रिडिक्शंस मांगने के बाद भैया प्रिडिक्ट मैं उसके ऑब्वियसली प्रिडिक्शन स्टोर करता हूं, और वही प्रिडिक्शंस मैं कलर के लिए देता हूं। बाकी तो सारा मामला सेम ही, उसको प्लॉट करने के लिए डेटा को, लेकिन इस बार देखो प्रिडिक्शंस रंग लाए। सी इक्वल टू प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्शंस रंग लाए। देखो ये जो है ये अलग क्लस्टर किया गया, क्लस्टराइज्ड अपन कह सकते हैं, क्लासिफाइड या रिग्रेशन बोलते हैं ना, यहाँ पे क्लस्टराइज्ड किया गया, यहाँ पे डेटा आपका क्लस्टराइज्ड किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है। यहाँ पे हमें वाई से लेना देना नहीं है, वी डोंट, ये देखो भले हमने यहाँ जनरेट किया हो, बट वी रियली डोंट केयर अबाउट वाई, बिकॉज यहाँ पे हमें लेबल्स से लेना देना ही नहीं है। हमें इस डेटा को क्या करना है भैया, क्लस्टराइज करना। ये बेसिक मुद्दा फंडामेंटल आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, और बड़ी बारीकी से अच्छी तरीके से इसने जो है ना चीजों को यार पकड़ा है। लेकिन जहां वो काम नहीं कर पाता वो मैं आपको बताता हूं। यहां तो ठीक है भैया, आपके फिगर्स अच्छे खासे थे, क्लस्टर दिख रहे थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे जहां पे मून्स बनाना है, दीज आर नथिंग बट द मून्स, इंटरसेक्टिंग मून्स, और जहां पे नंबर ऑफ सैंपल्स आपके 1000 है, नॉइज मैंने कुछ ले रखी है, और यहां पे जब मैं उसे डायग्राम को डिस्प्ले करता हूं, तो देखो इस तरीके से, तो मेरा एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक क्लस्टर बनना चाहिए और ये एक क्लस्टर बनना चाहिए, तो दो क्लस्टर होने चाहिए। तो मैं के मींस क्लस्टरिंग में n इक्वल टू क्लस्टर इक्वल टू 2 देता हूं, ट्रेन करता हूं, प्रिडिक्ट करता हूं, और जब मैं उस प्रिडिक्शन को रंग देखता हूं कि भैया क्या क्या रंग मिला है, तो वो मेरे प्रिडिक्शन हैरान कर देने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रिडिक्शन आए मेरे के मींस क्लस्टरिंग के, जिसमें कोई ऐसा अलग सोचने वाली बात नहीं है। उसने सिंपली क्या किया कि इसका एक क्लस्टर बना दिया ये, और इसका एक क्लस्टर बना दिया ये क्यों हुआ है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द शेप, बिकॉज ऑफ दिस रिस्पेक्टिव शेप, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ नेचर जो आपको यहाँ पे शेप में दिखाई दे रहा है। क्या आपको एक प्रॉपर ब्लॉब दिखाई दे रहा है, क्या आपको एक प्रॉपर क्लस्टर्ड स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, नहीं, ये लाइंस है, दे आर गोइंग आउट, दे आर गोइंग इन सम अदर लाइक सम अदर स्ट्रक्चर। तो ये जो नेचर है, ये जो बिहेवियर है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, इसी नेचर की वजह से, इसी बिहेवियर की वजह से के मींस क्लस्टरिंग आपका यहां फेल हो जाता है। तो अब बात आपको समझ में आ रही है कि कहां पे इसे यूज कर सकते हैं या कहां, तो जहां पे भी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं वो चीज आपको यहां नोटिस करनी है। ऑल्दो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि फिर भी यार आप जो है यूज करके देखिए, बिकॉज ऐसा नहीं है यहां तो ठीक है यार, ऐसा जो है ये तो अपन ने जानबूझ के जनरेट ऐसा करवाया है, मून्स को इसलिए यूज किया है ताकि आप ये डेटा को देख सके, सिचुएशन को देख सके। बट ज्यादातर तौर पे शायद आपको डेटा ऐसा ना मिले। कई बार ऐसा हो सकता है कि डेटा आपका यहां पे भी बीच में फिल्ड इन होगा, तो शायद वो एक क्लस्टर यहां पे बढ़िया बन जाए और ये क्लस्टर यहां बन जाए, बराबर है। तो इतना जो है सेग्रीगेशन अगर होगा, तो उस केस में यू नीड टू गो फॉर एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। अब एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग ही अपन यहां यूज कर रहे हैं। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग का जो नेचर अपन ने देखा था कि स्टार्टिंग किया अपन ने क्या, एक एक भैया
क्लस्टर पर एटम उसमें, मतलब लाइक क्लस्टर में एक ही डेटा पॉइंट, क्लस्टर में एक ही डेटा पॉइंट, वहां से शुरुआत किया, फिर हम मर्ज करते गए, मर्ज करते गए, और फिर हम कहां तक पहुंचे? वन क्लस्टर ऑल डेटा पॉइंट, वन क्लस्टर ऑल डेटा पॉइंट, यहां तक पहुंचे। और उसमें लिंक क्या भैया, चलो सिंगल लिंकेज इसमें मैंने यूज कर लिया है, मैंने उस मॉडल को यहां फिट किया, क्लस्टर इसी एड्रेस से एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग को मैंने मंगाया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसे फिट किया, और फिट करने के बाद मैं उसके लेबल्स देखता हूं। ओके, लेबल्स मतलब क्या? सिंपली लेबल का मतलब क्या होता है जी, इफ यू हैव टू चेक आउट द लेबल, लेबल मतलब क्या कि आपके डेटा पॉइंट्स किस क्लस्टर को बिलोंग कर रहे हैं। 10 10 10 10 मतलब क्या, दो ही क्लस्टर है, तो एक मतलब वन, एक तो दूसरा जीरो। और अगर आप देखना चाहते हैं इन लेबल्स को, अगर मैं कलर को प्रोवाइड कर दूं, तो ये देखो आपके समक्ष यहां पे मौजूद है। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सिनारियों में बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया ढंग से जो है वो काम करने में सक्षम है, वो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। इसमें हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, वहां पे सेंट्रॉइड जो है वो हम कंसिडर कर रहे थे। तो कुछ बुनियादी फंडामेंटल चीजें होती हैं, और भी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बिकॉज इट लाइक नेचर ही पूरा डिफरेंट है ना, ये पूरा नेचर ही डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग भैया लाइक एग्लोमरेटिव नेचर में जा रहे हैं, या फिर भैया जोड़ते जोड़ते मर्ज करते करते जा रहे हैं, तो नेचर का भी डिफरेंस है, लिंकेज का भी डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एंड जिस वजह से आपको ये जो है फाइनल रिजल्टेंट जो आपके सामने दिख रहा है वो दिख रहा होगा। बेसिकली कल हम लोग जो है हायरार्चिकल क्लस्टरिंग का एक सिंपल कस्टमाइज्ड डेंडोग्राम वाला भी जो फंडा है वो भी हम लोग कवर करेंगे, बट आज के लिए ज्यादा मैं लोड नहीं करना चाहूंगा आपको, नहीं तो आज भी कवर कर लेते, उसको बड़ा सिंपल था, लेकिन ज्यादा लोड नहीं देंगे, आराम से जाएंगे, सिंपल वे में जाएंगे। एंड आज बस यहीं पे हॉल्ट लेते हैं, कल मिलते हैं भैया। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन एंड चलो मचाओ हल्ला, यस नो। सर लिंकेज मींस दर्शन जी डिस्टेंस, लिंकेज मतलब डिस्टेंस, कि आप यहां पे किस लिंकेज को फॉलो कर रहे हो। सिंगल लिंकेज मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लस्टर, कंप्लीट लिंकेज मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस, एवरेज मतलब एवरेज डिस्टेंस, सेंट्रोइड मतलब दो सेंट्रोइड का बीच का डिस्टेंस, दैट्स व्हाट द सिंपल लिंकेज इज। अरे मचाइए, ओम जी ने सिर्फ यस का हल्ला मचाया, मचाइए। लेबल मतलब आंसर की, लेबल मतलब आंसर की, मतलब वो जो आपका टारगेट वेरिएबल है ना, दैट इज योर लेबल, जो आपका टारगेट वेरिएबल है दैट इज योर लेबल। अच्छा ओके, आप यहाँ पे लेबल डेटा के पूछे, ओके ओके, सॉरी सॉरी, आई आई आपको लेबल समझ में आ गया, आई नो दैट। ये लेबल डेटा मतलब क्या, कि आपने अपने रिस्पेक्टिवली एग्लोमरेटिव क्लस्टर के मॉडल को जो ट्रेन किया अपने इस डेटा के ऊपर, तो वहां एक एट्रीब्यूट होता है आपके एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग में, लेबल, जो कि आपका जो अभी ट्रेंड मॉडल है उसका, उस डेटा में लेबल कौन कौन से क्लस्टर में कौन से डेटा का गया है वो बताता है। तो 10 10 क्या था, वन मतलब अच्छा ये डेटा पॉइंट क्लस्टर वन में है, जीरो मतलब अच्छा ये डेटा पॉइंट क्लस्टर जीरो में है, इस तरीके से 10 10 वो लेबल जो है बताने की कोशिश कर रहा है। रिग्रेशन इज द प्रोसेस वेयर वी फाइंड रिलेशन बिटवीन, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दुविधा नहीं है, परफेक्ट है, नो इश्यू। इसी वजह से तो फिर हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग नाते को ही ना समझे, जैसे नहीं होता हम लोग शुरुआत शुरुआत में अभी जैसे शादी हो जाती है, तो फिर हमें पता नहीं होता यार कि यार कैसे रहेगा रिलेशन है मम्मी और बीवी के बीच में। तो शुरुआत में तो हम लोग थोड़े से लाइक हवा में ही होते, कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है इन दोनों के बीच में जो रिश्ता हमें समझ में आता है, एंड जो रिश्ता हमें समझ में आता है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ इस बात के ऊपर झगड़ा हो सकता है, इस बात के ऊपर चीजें सही रह सकती है, ये नॉर्मल है यार, ये सबके घर में होता है लाइक दैट। आज दैट जनरली व्हाट इज अ लेबल डेटा, लेबल डेटा मतलब, हाँ अच्छा, अगर जनरली आप पूछ रहे थे तो सुमित जी बेसिकली आंसर तो वही है उसका, कि आपने आंसर की दे रखा है, वाई जो है वो आपका टारगेट एट्रीब्यूट है, उस टारगेट एट्रीब्यूट से हम लोग जो हमारे रिस्पेक्टिवली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा है उसको यहाँ पे कंपेयर, उसका रिलेशन देखते हैं, जो कि हम पहले भी देखते आए हैं, चाहे फिर वो आप रिग्रेशन की बात कर लीजिए, चाहे फिर वो आप लाइक क्लासिफिकेशन की बात कर लीजिए। नहीं जी, नहीं हिमांशु जी, नहीं 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 नहीं, नाम नाम में ही आपको काम दिख जाएगा ना जी नाम में काम दिख जाएगा, लेबल्स है ही नहीं के मींस में, तो कैसे करेंगे आप बताइए। इफ डेटा डोंट हैव डिपेंडेंट वेरिएबल देन इट्स नॉट अ लेबल, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली सुमित जी, अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल डेटा नहीं है तो इट्स अ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, या फिर उसमें लेबल नहीं है, या फिर अनलेबल्ड डेटा है, ऐसा कह सकते हैं आप, जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स में यूज होता है। KNN can be used in regression also. What are the weights like uniform? आकिब जी आने वाले हैं उसके ऊपर आने वाले वी आर गोइंग टू कम ऑन दैट, उसका तो अलग ही फंडा है, अलग ही टेक्निक है, या KNN फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, यस उसके ऊपर भी आने वाले हैं, डोंट वरी। या वो कैसे ना, जब हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध होती है ना सामने, तो उसके जरिए थोड़ा सा बताने में भी थोड़ा लाइक सिंपल चीज हो जाती है। सर यूज केसेस मतलब मैं समझा नहीं, मैं तो आपको बता दिया यूज केस, तो आपके सामने रख दिया मैंने। जब आपका लेबल्ड डेटा ना हो,
जब आपको गिवन डेटा के बीच में क्लस्टर या फिर सिमिलैरिटी फाइंड करना हो तो वहां पे क्लस्टरिंग यूज होता है। अब कहाँ के मींस क्लस्टरिंग फेल होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और कहाँ पे हायरार्चिकल क्लस्टरिंग काम करता है वो भी मैंने बता दिया। व्हाट आर द अदर मैट्रिक्स? हाँ, यूक्लिडियन डिस्टेंस है, मैनहट्टन भी है। कुछ नहीं है, देखिए आकिब जी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया, कई हमने स्क्वायर लिया ना, x2 - x1 स्क्वायर। तो आई थिंक एक फंडे में, आई थिंक मैनहट्टन में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो देर इज नो, फंडा तो वही है, हम डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच का ही डिस्टेंस वो निकालने में काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पे एक में स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक एब्सोल्यूट वैल्यू है जो हम कंसिडर करते हैं। और एक जो फंडा आप बता रहे हैं वो जनरलाइज्ड है, जिसमें अपन रेस टू एन वाला डाल देते हैं। मतलब रेस टू एन, देखो x2 - x1 रेस टू एन। अब वो एन जो है आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो दैट इज अ जनरलाइज्ड अप्रोच, वी डोंट गो फॉर दैट। हम इसमें एक तो जो हमारा लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, यानी कि डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर उसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर कंसिडरिंग एब्सोल्यूट एंड ओनली स्क्वायर वैल्यू? बिकॉज हमें नेगेटिव वैल्यू से डील नहीं करना है, हमें नेगेटिव वैल्यूज को अवॉइड करना है। बढ़िया सवाल पूछा आकिब जी ने, होपफुली यू गॉट दिस पॉइंट। समझ में आ गया जी? क्लियर इनफ? हेलो जी। यूज एज आएगा ना, तब ना सर। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप वो यूज ही नहीं कर सकते हिमांशु जी, क्योंकि वहां पे लेबल्स ही नहीं है। सो यू कांट गो फॉर दैट। समझ रहे हैं आप? वो नहीं आ सकता। होपफुली यू गॉट द पॉइंट, क्लियर है? क्योंकि देखिए, जो भी अभी तक हमने क्लासिफिकेशन रिग्रेशन देखे, वहां लेबल थे, तो वो सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आ रहे थे, है ना? तो वहां लेबल्स थे, यहाँ है ही नहीं, तो क्या ही कर लोगे? तो वो चीज समझो। ओके चलो ठीक है भैया, आज के लिए यहाँ पे विराम लेते हैं, विश्राम लेते हैं। कल मिलते हैं और भी कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं, कुछ डेंडोग्राम वगैरह वाले फंडे भी लेते हैं, कंसिडर करते हैं। एंड आई थिंक सो, क्या बोलते हैं अपन अभी, और कौन कौन से हैं? अभी और भी हैं वैसे, केएनएन है, एसवीएम है, नेव बायस है, अभी और बचे हैं, उनको भी अपन जो है करेंगे इन रियल केसेस। हाँ जी, तो इन रियल केसेस तो बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आकिब जी इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, नहीं नहीं नहीं, वी आर यूजिंग दीज ओनली। आपको एक तो देखो, धड़ल्ले से जो इस्तेमाल होते हुए दिख जाएगा, मैं बताता हूं आपको, एक तो मैनहट्टन या यूक्लिडियन। इसके अलावा भैया अपन ज्यादा किसी में पढ़ते नहीं है, ठीक है? आ exam.csp नहीं, अरे हाँ, एग्जाम डॉट, थैंक यू यार फॉर रिमेम्बरिंग दैट थिंग। मैं आपके साथ exam.csp भी शेयर करता हूँ, आज ही के जो सेशन के रिकॉर्डिंग के साथ अटैच करता हूँ, ताकि वो आपको मिल सके। व्हाट आर द अनसुपरवाइज लर्निंग रियल सिनारियो? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के रियल सिनारियोज क्या होते हैं? सिंपल है जी, जहां पे यू डोंट हैव लेबल, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, रियल लाइफ सिनारियोज अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल है। बट इसको थोड़ा सा अदर वे में मत लेना, डोंट टेक इट इन अदर वे। वैसे तो इतना कुछ ज्यादा है नहीं, नहीं नहीं, मार्केट डेटा है। मैं तो इससे भी ज्यादा रियल लाइफ रिलेटेबल चीज आपको बताना चाहता हूं। वो तो है ही, ऐसा तो बहुत सारा डेटा है, ऐसा तो बहुत सारा, मतलब आप अगर आप देखेंगे, अगर स्टॉक्स का डेटा अगर देखेंगे, तो स्टॉक्स डेटा में हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स हाई हैं। तो अगर उसका, अगर मेरे को एक ग्रुप चाहिए होगा, क्लस्टर चाहिए होगा, तो ऑब्वियसली वो बात दिखेगा ना कि किसका स्टॉक हाई है, तो उनको एक क्लस्टर में डाल दो, तो वो क्लस्टर आपको डिस्प्ले करेगा। तो वो क्लस्टर डेटा में आपको वही सारी चीजें दिखेंगी उस क्लस्टर के अंदर जिनका स्टॉक प्राइस बहुत हाई है। दूसरा जो बहुत लो होगा, तो उसका एक अलग से क्लस्टर बनेगा। ये वाला फंडा तो है ही जी, ये वाला फंडा तो है ही। लेकिन आमतौर पर अपन स्कूल में देखते थे कि जैसे हम लोग क्लास में जाते थे, तो लड़कियों के बेंच का 2 रो अलग होता है, लड़कों के बेंच का 2 रो अलग होता है। ऑब्वियसली हमारे वक्त तो वही फॉलो होता था भैया, देख लो। भले ही कोविड स्कूल था, लेकिन फिर भी हमारा तो भैया फंडा ऐसे ही रहता था, ये जो है लड़कियों के 2 रो, लड़कों के 2 रो, इस तरीके से रहता था। तो ये क्या फंडा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर? यहाँ पे भी भैया हम लोग क्लस्टर कर रहे हैं, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज, बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटीज। ये बात आपको समझिए, जैसे कि अभी मार्केटिंग वाला मैंने बताया, मार्केटिंग मार्केट डेटा या स्टॉक डेटा, वहां सिमिलैरिटी थी, वहां कुछ तो सिमिलैरिटीज थी। अब बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें आपको समझनी है। अभी तो शक्ति जी मैंने बताया क्लस्टरिंग का क्या फायदा है, अभी तो मैंने बताया, जस्ट अभी मैंने बताया स्टॉक मार्केटिंग, जब आप क्वेश्चन लिख रहे थे, जब आप ये प्रश्न लिख रहे थे, अभी मैंने उसका आंसर दिया है। ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जी भैया। में भी 2 क्लस्टर हैं, अरे फिर ऑब्वियस सी बात है जी, अभी भी वो फॉलो होता है, आई डोंट नो। बट या काइंड ऑफ यार, थोड़ा सा एक लेवल ऑफ अपना जो ये होता है ना, क्या इंडियन कल्चर है अपना, बढ़िया है भैया अपना, बहुत ही सही है, इसमें तो कोई दिक्कत दुविधा वाली ऐसी बात है नहीं। सही है। चलो बढ़िया, इसी नोट पे भैया आज जो है अपन रुकते हैं, और कल मिलते हैं वापस से कुछ और चीजें डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए भैया टेक केयर जी, और वो एग्जाम फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। चलो टेक केयर जी, बाय बाय जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे।